दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए एक बेहद बढ़िया कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनने के बाद आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आज की कहानी है हमशक्ल। शांता, अब तुम ही संभालना घर और मेरे इस अनाड़ी भाई को। अगर फ्लाइट्स बंद नहीं हो रही होती तो मैं कुछ दिन और तुम लोगों के साथ बिता कर जाती। चलो ठीक भी है, हमारा जल्दी जाना। बच्चे दादा दादी को खूब तंग कर रहे होंगे कलकत्ता में। बहुत चाह रहे थे बच्चे अपनी दुल्हन मामी से मिलना। जल्दबाजी में सब कुछ नहीं करना पड़ता तो सबको साथ लेकर आती। सुषमा अपनी नई नवेली भाभी शांता को टैक्सी में पीछे की सीट पर बैठे हुए बता रही थी। शांता मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर कभी सुषमा को देखती तो कभी पास ही बैठे अपने पति आदर्श को। सुषमा का बोलना जारी था। शादी चाहे जल्दबाजी में हुई, लेकिन सही फैसला है। अब मुझे आदर्श की कोई भी फिक्र नहीं है। कोविड-19 ने तो ऐसा आतंक मचाया है कि अब डर लगने लगा है। तुम लोग भी अपना ध्यान रखना पूरी तरह से। हो सके तो अभी घर पर ही रहना। घूमने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। बस बस रहने दो। टीचर है भाभी तुम्हारी, और हमारे साले साहब आदर्श भी बेवकूफ़ थोड़े ही हैं कि जब इंडिया में भी कोरोना अपने पैर फैला रहा है तब ये जनाब क्या घूमने फिरने निकलेंगे। अरे भाई, बिना सोचे समझे चल देंगे क्या कहीं घूमने फिरने? क्यों साले साहब? ड्राइवर के साथ आगे की सीट पर बैठे सुषमा के पति शिवाय ने सिर पीछे घुमाकर आदर्श पर मुस्कुराती हुई दृष्टि डालते हुए कहा। शांता और आदर्श का विवाह 2 दिन पहले ही हुआ था। जुलाई में डेट थी शादी की, लेकिन कोरोना के कारण आदर्श ने ही फैसला लिया था कि वह बिल्कुल सादे समारोह में केवल पारिवारिक सदस्यों के बीच विवाह जल्दी से जल्दी करना चाहता है। शांता का घर दिल्ली में था, इसलिए विवाह का आयोजन वहीं हुआ था। आदर्श हिमाचल प्रदेश के बड़ौद शहर का रहने वाला था। परिवार के नाम पर आदर्श की एक बड़ी बहन सुषमा थी, जो कलकत्ता में अपने परिवार के साथ रहती थी। पति के साथ वह चुपचाप विवाह में सम्मिलित होने के लिए पहुंच गई। सुषमा वहां से सीधा दिल्ली पहुंच गई थी। आज वे दोनों वापस जा रहे थे। शांता को लेकर आदर्श भी अपने घर आ रहा था। दीदी जीजू को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद उन दोनों ने रेलवे स्टेशन की तरफ अपने कदम बढ़ाए। दिल्ली से कालका तक वे ट्रेन से जाने वाले थे, जो कि रात 11 बजे से चलकर सुबह 4 बजे तक उनको वहां पहुंचाती थी। वहां से टैक्सी द्वारा उन्हें आगे का सफ़र तय करना था। लो, बातों ही बातों में पता ही नहीं लगा और एयरपोर्ट आ भी गया। सुषमा के कहते ही टैक्सी रुक गई। आदर्श सामान उतारने लगा और शिवाय दौड़कर ट्रॉली ले आया। सुषमा और शिवाय हाथ हिलाकर एयरपोर्ट की गेट की ओर चल दिए। आदर्श और शांता को लेकर टैक्सी रेलवे स्टेशन की ओर रवाना हो गई। अब वो लोग भी वापस आने लगे। ट्रेन अपनी निर्धारित समय पर चल रही थी। रात सोते हुए कब बीत गई उन्हें पता ही नहीं लगा। सुबह वह ट्रेन से उतरकर बाहर आए तो शांता को ठंडी हवा के झोंके स्वागत करने से प्रतीत हुए। मार्च में भी इतना ठंडा मौसम? शांता पूछ उठी। ये कोई ठंड है? अभी तो पहाड़ पर चढ़ना है मैडम। ठंड से आपकी मुलाकात तो होनी बाकी है अभी। अब वहाँ पहुँचो तो सही, आदर्श ने कहा तो शांता ख्यालों में ही ठिठुरने लगी। उसका चेहरा देखकर आदर्श ठहाका लगाकर हंसते हुए बोला, अरे डर गई? बड़ौद में इस समय सिर्फ रातें ठंडी होगी, दिन में तो मौसम सुहावना ही होगा। तुम कभी हिली एरियाज में नहीं गई क्या? इसलिए शायद तुम्हें पता नहीं होगा। टैक्सी आई तो दोनों की बातचीत का सिलसिला टूट गया। चलती हुई टैक्सी में शांता उन्नीदी आंखों से बाहर झांक रही थी। भोर के नीरव अंधेरे में जलते बल्बों की मध्यम रोशनी से पेड़ भी ऊँगते हुए लग रहे थे। कुछ देर बाद सूर्य उदय हुआ तो खिलती धूप से ऊर्जा पाकर वातावरण में नव जीवन संचारित हो उठा। परवाणु आने तक शांता प्रकृति की सुंदरता को मन में कैद करती रही। आगे का रास्ता तन में झुरझुरी बढ़ाने लगा था। एक ओर खाई तो दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर घने दरख्त। धर्मपुर आकर ड्राइवर ने चाय पीने के लिए टैक्सी रोकी। हवा की ताजगी शांता भीतर तक महसूस कर रही थी।
सड़क किनारे बने ढाबे में जाकर आदर्श चाय ले आया। शांता की निगाहें चारों ओर के मनोरम दृश्य को अपनी आंखों में समेट लेना चाहती थी। मौसम की खनक और आदर्श का साथ। शांता के दिल में बरसों से छुपकर बैठे अरमान अब अंगड़ाई लेने लगे थे। धर्मपुर से बडोग अधिक दूर नहीं था। पाइनवुड होटल आया तो टैक्सी चौड़ी सड़क से निकलकर संकरे रास्ते पर चलती हुई एक घर के सामने आकर रुक गई। बंगले नुमा मकान को देखकर शांता ठगी सी रह गई। सफ़ेद मार्बल से जड़ा उजला ध्वल महल सा तनकर खड़ा हुआ मकान जैसे याद दिला रहा था कि शांता अब हिमाचल प्रदेश में ही है। हिम का उज्जवल रंग आयरन की तरह ही अब उसके जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगा। सामान निकालकर आदर्श टैक्सी वाले का बिल चुकाकर 2 सूटकेसों पर बैग्स रखकर पहियों के सहारे खींचता हुआ ला रहा था। शांता भी अपना पर्स थामे धीरे धीरे ऊपर कदम बढ़ाने लगी। पहाड़ में बनी 4-5 सीढ़ियाँ चढ़ने पर वे गेट के सामने थे, जिसे किले का फाटक कहना उचित होगा। गेट के भीतर दोनों ओर मखमली घास का कालीन सी बिछी हुई थी। बंगले की ऊंची दीवारों के साथ साथ लंबे लंबे पाइन के पेड़ सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। आदर्श ने चाबी निकालकर लकड़ी का नक्काशीदार भारी भरकम दरवाज़ा खोला और दोनों कमरे के भीतर दाखिल हो गए। कमरा क्या था, एक विशाल हॉल था। लकड़ी के फर्श पर मोटा रंग बिरंगी आकृति के काम वाला तिब्बती कालीन बिछा हुआ था। बैठने के लिए सोफे के 3 सेट रखे हुए थे। उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई राजसी शोभा लिए हुए थी। सोफों से कुछ ही दूरी पर एक दीवान बिछा हुआ था। उसे देखकर शांता को म्यूजियम में रखे हुए शाही तख्त की याद आ गई। तख्त के एक और हाथी दांत की नक्काशी वाली लकड़ी की तिपाई पर नीली लंबी सुराही रखी हुई थी। नीचे ज़मीन पर पीतल के गमले में सेब का बोनसाई किया हुआ पौधा लगा हुआ था, जिसमें लाल लाल नन्हे नन्हे सेब ऐसे लग रहे थे जैसे क्रिसमस ट्री पर बॉल्स सजाई गई हों। सामान अंदर के कमरे में रख देते हैं, फिर मैं चाय बना लेती हूँ। किचन कहाँ है? शांता समझ नहीं पा रही थी कि ऐसे बंगले में रसोई किस ओर होगी। उसे तो लग रहा था जैसे वह किसी महल में खड़ी है। आउट हाउस से नरेंद्र आता ही होगा। वह खुद ही सामान लगा देगा, तुम चिंता मत करो। उसकी वाइफ प्रेमा किचन संभालती है, तुम फ्रेश हो जाओ बस। कहते हुए आदर्श ने खिड़कियां खोलकर मोटे पर्दे वहां से हटा दिए। जाली से छनकर कमरे में आ रही धूप हल्के ठंडे मौसम में सुकून दे रही थी। यहाँ घर अधिकतर ऐसे ही बने होते हैं कि ठंड का असर कम से कम हो। यह मकान मेरे परदादा ने बनवाया था। मोटी मोटी दीवारें और फर्श लकड़ी से बने हैं। छत ढलुआ है ताकि बरसात और बर्फ़ वहाँ पर बिल्कुल न ठहरे। आदर्श बता रहा था कि डोरबेल बज गई। नरेंद्र और प्रेमा दोनों आए थे। दोनों ने घर का काम शुरू कर दिया। अच्छा, अब मैं नहा लेता हूँ, कहकर आदर्श चल दिया। शांता भी उसके पीछे पीछे हो ली। कमरे से बाहर निकलकर लंबी गैलरी में नीले रंग के कारपेट पर चलते हुए पैरों की पदचाप खो गई थी। गैलरी के दोनों ओर कमरे दिख रहे थे। घर के बाकी कमरे भी बड़े बड़े ही होंगे, इसकी शांता ने कल्पना भी नहीं की थी। एक कमरे में दाखिल होकर आदर्श ने 10 फुट ऊंची महागनी की गोलाकार फ्रेंच स्टाइल में बनी अलमारी खोलकर कपड़े निकाले और बाथरूम में चला गया। शांता की आंखें कमरे का मुआयना करने लगी। चौड़ी सिंहासन नुमा कुर्सी को देखकर शांता का दिल चाह रहा था कि उस पर बैठकर आंखें मूंदकर रास्ते की सारी थकान भूल जाए, लेकिन पहले नहाना ज़रूरी है। सोचते हुए वापस ड्राइंग रूम में जाकर अपना सूटकेस खोलकर कपड़े देखने लगी। अचानक तिपाही पर रखा हुआ आदर्श का मोबाइल बज उठा। वंशिका कॉलिंग देखा तो याद आया ये सुषमा दीदी की बेटी का नाम है। शांता ने फ़ोन उठा लिया। उसके हेलो कहते ही किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। पापा कहाँ हैं? दीदी के बच्चे तो बड़े हैं, ये तो किसी छोटे से बच्चे की आवाज़ है। सोचते हुए शांता बोली, किससे बात करनी है आपको बेटा? यह नंबर तो आपके पापा का नहीं है।
दोबारा मिलाकर देखो बच्चे। आदर्श पापा का नाम मिलाया था मैंने, उन्हीं का तो फ़ोन है ना। आप कौन हो? बच्चा रुआसा हो रहा था। शांता का मुंह खुला का खुला रह गया। इससे पहले कि वह कुछ और बोलती, आदर्श बाथरूम से बाहर आ गया था। किसका फ़ोन है? पूछते हुए उसने शांता के हाथ से मोबाइल ले लिया और तोतली आवाज़ में उससे बच्चे से बातें करने लगा। निराश शांता कपड़े हाथ में लेकर बाथरूम की ओर चल दी। किसने किया होगा फ़ोन? आदर्श भी जुटा हुआ है उससे बातें करने में। क्या आदर्श की पहली शादी हो चुकी है? हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है। तलाक हो चुका है शायद, मुझे बताया भी नहीं। ये तो धोखा है। शांता अपने आप में उलझती जा रही थी। आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस कमरे के आकार का बाथरूम जिसके वह सपने देखती थी, उसकी निराशा को भी कम नहीं कर रहा था। एयर फ्रेशनर की भीनी भीनी खुशबू, हल्की ठंड और गर्म पानी से भरा हुआ बाथटब। उसका जी चाह रहा था कि अभी आदर्श उसके साथ आ जाए और अटकेलियाँ करते हुए उससे कहे कि फ़ोन उसके लिए नहीं था, किसी और आदर्श का नंबर मिलाना चाहता था वह बच्चा। मुझे पापा कब बनना है ये तो तुम बताओगी ना? शांता वहीं पर खड़े खड़े फूट फूट कर रोने लगी। बाहर आई तो डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए आदर्श उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। ऊंची बैक वाली गद्देदार काले रंग की कुर्सियां शांता को कोरी शान लग रही थी। शांता के बैठते ही आर्यन उसके बालों से अपनी नाक सटाकर लंबी सांस लेता हुआ बोला, कौन सा शैम्पू लगाया है? कहीं ये खुशबू तुम्हारे बालों की तो नहीं? महक रहा हूँ मैं पूरे अंदर तक। शांता को आदर्श की शरारती मुस्कान फिर से मोहने लगी। वह सब कुछ भूलकर इस पल में खो जाना चाहती थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। भाई जल्दी से खा लो, अभी प्रेमा सफाई कर रही है, उसे जल्दी से वापस भेज देंगे। अपना बेडरूम तो तुमने देखा ही नहीं अब तक, कब से इंतज़ार कर रहा है मेरा बिस्तर तुम्हारा। आदर्श का नटखट अंदाज शांता को मदहोश कर रहा था। नाश्ता करके शांता बेडरूम में पहुंच गई। शानदार कमरे में कदम रखते ही रोमांस की खुमारी बढ़ने लगी। अच्छा, बड़ा ही प्यारा कमरा है, मुझे ज़रूर गलतफहमी हुई होगी। आदर्श के साथ कोई हादसा हुआ होता तो वह प्यार के लम्हों को जीने के लिए इतना बेताब न दिखता। उसका इजहार तो उस आशिक जैसा लग रहा है जिसे नई नई मोहब्बत हुई हो। यह सोचते हुए शांता बेड पर लेट गई। फोम के गद्दे में धसे धसे ही मखमली चादर पर अपना गाल रखकर सहलाने लगी। प्रेमा और नरेंद्र के जाते ही आदर्श भी ऊपर कमरे में आ गया। खड़े खड़े ही झुककर शांता की आंखों को चूमकर मुस्कुराते हुए उसे अपने बाहुपाश में ले लिया। कैसा है ये मिरर? कुछ दिन पहले ही मंगवाया है मैंने। बेड के पास लगे हुए विंटेज कलर फ्रेम के 7 फुटिया मिरर की ओर इशारा करते हुए आदर्श मुझसे पूछ रहा था। दर्पण में स्वयं को आदर्श की बाहों में देखकर मैं बुरी तरह से शर्मा गई। उसे देखकर शांता के चेहरे का रंग भी आईने के फ्रेम सा सुर्ख हो गया। प्रेम आसक्ति युगल एकाकार होकर एक दूसरे के आगोश में खोए खोए कब नींद की आगोश में चले गए उन्हें पता ही नहीं लगा। सायंकाल प्रेमा ने घंटी बजाई तो उनकी नींद खुली। ग्रीन टी बनवाकर अपने अपने हाथों में मग थामे दोनों घर के पीछे की ओर बने गार्डन में रखी बेंत की कुर्सियों पर जाकर बैठ गए। वहाँ रंग बिरंगे फूल खिले थे। कतार में लगे ऊंचे ऊंचे पेड़ों की शाखाएं हवा चलने से एक दूसरे के साथ बार बार आपस में लिपट रही थी। सभी पेड़ों पर भिन्न आकार के फल लटक रहे थे। रंग हरा ही था सबका। शांता की उत्सुक निगाहों को देखकर आदर्श उसे बताने लगा, मेरे राइट हैंड साइड वाले 4 पेड़ आलू बुखारे के हैं और आगे वाले 3 खुबानी के हैं। अभी कच्चे हैं इसलिए रंग उनका हरा दिख रहा है। दीदी की बेटी को बहुत पसंद है कच्ची खुबानी। हमारी शादी में नहीं आ सकती वरना खूब एंजॉय करती। अपने बच्चों को साथ क्यों नहीं लाई दीदी? वे दोनों आ गए तो बच्चे भी आ सकते थे। दीदी की बेटी का नाम वंशिका है ना? सुबह इसी नाम से कॉल आई थी तो मैंने अटेंड कर ली थी, पर वह तो किसी बच्चे की आवाज़ लग रही थी। कौन था वो? किस बच्चे के साथ बात कर रहे थे तुम? शांता का मस्तिष्क फिर सुबह वाली घटना में जाकर अटक गया।
तुम्हें देखते ही शादी करने को मन मचलने लगा था मेरा। दीदी से कह दिया था कि कोई आ सकता है तो आ जाए, वरना मैं अकेले ही चला जाऊंगा अपनी बारात खुद लेकर। सबको लाना पॉसिबल नहीं हुआ होगा तो जीजू को लेकर आ गई वो खुद, दोनों अकेले शादी में। देखने की कौन सी परी है जिस पर मेरा भाई बुरी तरह से लट्टू हो गया है। आदर्श का मजाक सुनकर शांता मुस्कुरा कर रह गई। 1 मिनट, शायद प्रेमा ने आवाज़ दी, वापस जा रही होगी, मैं दरवाज़ा बंद करके अभी आया। शांता की पूरी बात का जवाब दिए बगैर ही आदर्श दौड़ता हुआ अंदर चला गया। कुछ देर बाद जब वह लौटकर नहीं आया तो वह उठकर खड़ी हो गई तो शांता उस बच्चे के विषय में सोचकर फिर से संदेह से घिर गई। व्याकुलता बढ़ने लगी तो बगीचे से ऊपर की ओर जाती हुई सफ़ेद रंग की घुमावदार लोहे की सीढ़ियों पर चढ़ गई। ऊपर खुली छत थी जहाँ से दूर दूर तक का दृश्य साफ साफ दिखाई दे रहा था। ऊंची ऊंची फैली हुई पहाड़ियों पर पेड़ों के झुरमुट, सर्प से बल खाते रास्ते और छोटे बड़े आसपास के मकान। मकानों की छतों का रंग अधिकतर लाल या सलेटी ही था। सभी मकान एक दूसरे से कुछ दूरी पर थे। क्या ऐसी ही दूरी मेरे और आदर्श के बीच तो नहीं? साथ हैं लेकिन एक फासला भी है। क्या राज है उस फ़ोन कॉल का? शांता फिर से सोच में डूब गई। सहसा दबे पांव से आकर आदर्श ने अपने हाथों से उसकी आंखें बंद कर दी। तुम ही तो हो आदर्श, कब आए छत पर? हो सकता है यहाँ मेरे अलावा कोई और भी रहता हो और तुम्हें कानों कान खबर भी ना हो। आदर्श शरारत से बोला। और कौन होगा? शांता घबरा उठी। अरे कितनी डरपोक हो यार, यहाँ कौन आ सकता है? शांता की आंखों से हाथों को हटाकर उसकी कमर पर एक हाथ से घेरा बनाकर आदर्श ने उसे अपने पास खींच लिया। चलो छत पर और आगे, तुम्हें यहाँ से ही कुछ सुंदर नज़ारे दिखाता हूँ। आदर्श से सटकर चलते हुए शांता को बेहद सुकून मिल रहा था। उसकी छुअन और खुशबू में डूबी शांता के मन में चल रही हलचल अब थोड़ी देर के लिए फिर से शांत हो गई। दोनों साथ साथ चलते हुए छत की मुंडेर तक जा पहुँचे। देवदार के बड़े बड़े शहतीरों की जोड़कर बनाई गई मुंडेर की कारीगरी देखते ही बनती थी। काश काश इन शहतीरों की तरह मैं और आर्यन भी हमेशा जुड़े रहें, शांता सोच रही थी। देखो वह सामने सीढ़ीदार खेत, पहाड़ों पर जगह कम होने के कारण बनाए जाते हैं ऐसे खेत, और दूर वहाँ रंगीन सा गलीचा दिख रहा है, फूलों की खेती होती है उधर। कुछ देर बाद हल्का कोहरा छाने लगा। आदर्श ने बताया कि सांवली घटाएं हैं जो अक्सर शाम को आकाश के एक छोर से दूसरे तक कपड़े के थान सी तन जाती हैं। कभी बरसती हैं तो कभी सूरज के साथ आते ही अपने को लपेटकर अगले दिन आने के लिए वापस चली जाती हैं। सूरज ढलने के साथ साथ अंधेरा होने लगा तो दोनों नीचे आ गए। घर भी अब सुंदर बल्बों और शैंडलियर से पूरी तरह से जगमगा रहा था। शांता का अंग अंग भी आदर्श के प्रेम की रोशनी से पूरी तरह से झिलमिला रहा था। सुबह वाली बात मन के अंधेरे में कहीं गुम सी हो गई थी। प्रेमा के खाना बनाकर जाने के बाद आदर्श शांता को डाइनिंग रूम के पास बने एक कमरे में ले गया। कमरे की अलमारी में महंगी क्रॉकरी, चांदी के चम्मच, नाइफ और फोक आदि शांता को बेहद ज़्यादा आकर्षित कर रहे थे, लेकिन थकान से शरीर अधमरा हो रहा था। कमरे में बिछे गद्देदार सिल्वर ग्रे काउच पर वो गोलाकार मुलायम कुशन के सहारे कमर टिकाकर बैठ गई। आदर्श ने कांच के 2 ग्लास लिए और पास ही रखे हुए रेफ्रिजरेटर से एप्पल जूस निकालकर उन्हें दोनों ग्लासों में उड़ेल दिया। शांता ने ग्लास थामा तो पेंदे पर बाहर की ओर क्रिस्टल से बने गुलाबी कमल फूल की सुंदरता में खो गई। जूस में भी नशा होता है क्या? मैं अपने बस में न रहूं तो? आदर्श शांता के कान में धीरे से फुसफुसाया। नशा तो तुम्हारी आंखों में है। कांपते लबों से इतना ही कह पाई थी शांता और उसने आंखें मूंद ली। सहसा फिर से आदर्श का फ़ोन बज उठा। आदर्श सब कुछ भूलकर जूस का ग्लास टेबल पर रखकर बच्चे से बातें करने लगा। रात को अकेले बिस्तर पर लेटी हुई शांता विचित्र मनोस्थिति से गुजर रही थी।
कभी लगता है आदर्श जैसा प्यार करने वाला न जाने कैसे मिल गया, लेकिन अगले ही पल स्वयं को पूरी तरह से छला हुआ महसूस करती हूँ। सिर से पांव तक प्रेम में डूबा आदर्श केवल एक फ़ोन के आते ही सब कुछ बिसरा देता है। क्या है ये सब? आदर्श की पदचाप सुनकर शांता आंखें मूंद कर सोने का अभिनय करते हुए चुपचाप लेटी रही। आदर्श ने लाइट ऑफ की और शांता से वहीं पर उसके साथ लिपट कर सो गया। अगले दिन भी शांता थोड़ी बहुत परेशान ही थी। स्वास्थ्य भी उसका ठीक नहीं लग रहा था। सारा दिन बिस्तर पर लेटी रही। आदर्श बिजनेस का काम निपटाते हुए बीच बीच में हालचाल पूछता रहा। शांता के घर से फ़ोन भी आया। अपने मम्मी पापा को उसने अपने विषय में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन उनकी स्नेह भरी आवाज़ सुनकर वह और भी ज़्यादा बेचैन हो उठी। रात को आदर्श खाने की 2 प्लेटें लगाकर उसके पास वहीं पर बैठ गया। टीवी ऑन किया तो पता लगा कि अगले दिन जनता कर्फ्यू की घोषणा हो गई है। ओह, अब क्या होगा? लगता है पापा का कहा सच होने वाला है। वे आज ही तो फ़ोन पर बता रहे थे कि लॉकडाउन कभी भी हो सकता है। शांता एक ही सांस में कहते हुए बोली। आदर्श ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। घबराओ मत, तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। प्रेमा है ना, प्रेमा कहीं दूर थोड़ी ही रहती है कि लॉकडाउन में आएगी नहीं। तुम क्यों उदास हो रही हो? मैं जो हूँ तुम्हारे साथ। लॉकडाउन हो भी गया तो हम दोनों साथ साथ रहेंगे, सारा दिन मस्ती करेंगे, मज़ा करेंगे, और क्या। शांता को अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। पानी पीकर सोने चली गई चुपचाप अपने कमरे में। मन की उलझन लगातार बढ़ती ही जा रही थी। पहले क्या मैं कम परेशान थी कि अब यह जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन हुआ तो अपने घर भी नहीं जा सकूंगी मैं। आदर्श से फ़ोन के बारे में कुछ पूछूंगी और अगर उसने कह दिया कि हाँ, मेरी पहले भी एक शादी हो चुकी है, तुम्हें रहना है तो रहो और नहीं तो चली जाओ यहाँ से, जो जी में आए करो, तो मैं क्या करूँगी? यहाँ इतने बड़े घर में कैसी पराई सी हो गई हूँ मैं। आदर्श का प्रेम सच है या फिर ढोंग? अजीब से सवाल बिजली से कौंध रहे थे मेरे मन में। शांता मन मस्तिष्क में यही सब सोच रही थी। अपने आप में डूबी शांता सोच रही थी कि इस विषय में कहीं से कुछ पता लगे तो उसे चैन मिल जाए। कल प्रेमा से सफाई करवाने के बहाने पूरे घर की छानबीन करूंगी, शायद कोई सुराग हाथ लग जाए। यह सोचकर उसे थोड़ा चैन मिला तो फिर चुपचाप नींद भी आ गई। अगले दिन सुबह से ही प्रेमा को हिदायतें देते हुए वह सारे बंगले में घूम रही थी। आदर्श मोबाइल में लगा हुआ था, दोस्तों के बधाई संदेशों का जवाब देते हुए कुछ की मांग पर विवाह के फोटोज भी उन्हें भेज रहा था। शांता को प्रेमा के साथ घुलता मिलता देखकर उसे एक सुखद एहसास हो रहा था। इतना विशाल बंगला शांता ने पहले अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। जब 2 दिन पहले उसने बंगले में इधर उधर खड़े होकर खींची हुई अपनी कुछ तस्वीरें अपनी सहेलियों को भेजी तो वे बुरी तरह से आश्चर्यचकित रह गई थी। उसे किले की महारानी संबोधित करते हुए मैसेजेस करके वे रश्क कर रही थी। इतने बड़े बंगले का मालिक आदर्श आखिर उस जैसी मध्यम वर्गीय से संबंध जोड़ने को भला क्यों राजी हो गया? और तो और कोरोना के बहाने शादी की जल्दबाजी भी की थी उसने। शांता का मन बेहद अशांत था। प्रेमा के साथ साथ घर में घूमते हुए उसे लगभग 2 घंटे हो चुके थे। रहस्यमय निगाहों से वह घर को पूरी तरह से टटोल रही थी। बेडरूम के पास वाले एक कमरे में चंपा की सुप्रसिद्ध काशीदारी नीडल पेंटिंग से कड़ी हुई हीर रांझा की खूबसूरत वॉल हैंगिंग में उसे आदर्श और अपनी सौतन दिख रही थी। पहली बार लॉबी में घुसते ही दीवार पर टंगी मॉडर्न आर्ट की जिस पेंटिंग के लाल नारंगी रंग उसे रोमांटिक लग रहे थे, वही अब शंका के फनों में बदलकर उसे डंक मार रहे थे। बेडरूम में सजी काम लिप्त युगल की प्रतिमा, जिसे देखकर परसों वह आदर्श से लिपट गई थी, आज उसे आंखों में खटक रही थी। क्या कोई अविवाहित ऐसा सामान सजाने की बात सोच सकता है? शादी तो यूं हुई कि चट मंगनी और पट ब्याह। ऐसे में भी आदर्श को ऐसी स्टैचू खरीदने सजाने के लिए समय मिल गया। हैरत है।
घर की एक एक वस्तु आज उसे काटने को दौड़ रही थी। कैसा बेकार सा है यह मनहूस घर, वह बुदबुदा उठी। लगभग सारे घर की सफाई हो चुकी थी। केवल एक ही कमरा बचा था जो अन्य कमरों से थोड़ा अलग और ऊंचाई पर बना हुआ था। पहाड़ के उस भाग को मकान बनाते समय शायद जानबूझकर समतल नहीं किया गया होगा। बाहर से ही छत से थोड़ा नीचे और बाकी मकान से ऊपर उस कमरे को देखकर शांता बहुत प्रभावित हुई थी। प्रेमा का कहना था कि उस बंद कमरे में कोई आता जाता नहीं, इसीलिए साफ सफाई की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन शांता तो आज पूरा घर छान मारना चाहती थी। उसके जोर देने पर प्रेमा झाड़ू, डस्टर और चाबी लेकर कमरे की ओर चल दी। लकड़ी की कलात्मक चौड़ी लेकिन कम ऊंचाई वाली सीढ़ी पर चढ़ते हुए वे कमरे तक पहुंच गए। प्रेमा ने दरवाजे पर लटके पीतल के ताले को खोला और दोनों अंदर कमरे में आ गए। कमरे में अखरोट की लकड़ी से बनी एक टेबल और लेदर की कुर्सी रखी थी। काले रंग की वह कुर्सी किसी भी दिशा में घूम सकती थी। पास ही ऊंचे पुराने ढंग के लकड़ी के पलंग पर बादामी रंग की याक के फर से बनी हुई बहुत ज़्यादा मुलायम चादर बिछी हुई थी। कुछ फासले पर रखी हुई एक आराम कुर्सी और कपड़े से ढके पियानो को देखकर शांता को वह कमरा रहस्य से भरा हुआ लगने लगा। दीवार पर घने जंगल की खूबसूरत पेंटिंग लगी हुई थी। शांता पेंटिंग को देख ही रही थी कि दीवार के रंग का एक दरवाज़ा दिखाई दिया। कमरे के अंदर एक और कमरा, उसका दिमाग जैसे चकरा गया। तेज़ी से आगे बढ़कर उसने दरवाजे को धक्का दे दिया। बड़ी ही चर्र की आवाज़ करता हुआ दरवाज़ा खुल गया। छोटा सा वह कमरा खिलौनों से भरा हुआ था। उनमें अधिकतर पूरे सॉफ्ट टॉयज ही रखे हुए थे। पास ही अबनूस का बना हुआ एक वार्डरोब था। शांता ने अचंभित होकर वार्डरोब खोलने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वह बिल्कुल भी खुल नहीं रहा था। पीतल के हैंडल को कस कर पकड़कर जब उसने अपना पूरा दम लगाया तो वार्डरोब झटके से खुल गया और तेज़ धक्का लगने के कारण अंदर से कुछ तस्वीरें निकलकर नीचे गिर गई। शांता ने झुककर एक फ़ोटो उठाया तो जैसे सन्न रह गई। आदर्श एक विदेशी लड़की के साथ बर्फ पर स्कीइंग कर रहा था। गरम लंबी जैकेट, कैप, आंखों पर गॉगल्स और हाथों में दस्ताना पहने दोनों एक साथ बेहद खुश दिख रहे थे। बदहवास सी वह अन्य तस्वीरें उठाई रही थी कि प्रेमा की आवाज़ सुनाई दी। मेम साहब, इस कमरे में क्या कर रही हैं आप? शांता ने झटपट सारी तस्वीरें वार्डरोब में वापस रख दी। अरे, मैं तो यहाँ की सफाई करने की सोच रही थी। मोबाइल के ज़माने में यहाँ कौन सी फ़ोटो रखी है? सामान को निकालकर इस रैक को साफ कर लेते हैं। अपने को ध्यान से संयत करके शांता ने वार्डरोब की ओर इशारा कर दिया। नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज़। आप चलिए जल्दी मेरे साथ, अब नीचे चलिए। साहब आ गए तो? वह अचानक से जैसे चुप हो गई। साहब आ गए तो क्या हो जाएगा? घर साफ करना है या नहीं? शांता बेचैनी और गुस्से से अब जैसे कांपने लगी। साहब कितने खुश हैं आपके साथ। यहाँ आ गए तो यह सब देखकर दुखी हो जाएंगे। मेम साहब, आप चलिए ना नीचे। मैं नहीं करूँगी आज यहाँ की सफाई। शांता का हाथ पकड़कर लगभग उसे खींचते हुए प्रेमा कातर स्वर में बोली। नहीं जाऊँगी मैं यहाँ से। मैंने भी जिद पकड़ ली। बताओ मुझे कि यहाँ आकर क्यों दुखी होंगे साहब? सुषमा मेम साहब ने मुझे आपको बताने से मना किया था, लेकिन अब आप ही मेरी मालकिन हो। जैसे आप कहोगी मैं वैसे ही करूँगी। ऐसा करते हैं, इस छोटे कमरे से निकलकर बाहर वाले बड़े कमरे में चलते हैं। बड़े कमरे में आकर शांता पलंग पर बैठ गई। प्रेमा ने दरवाजे को चिटकनी लगाकर अंदर से बंद कर दिया और शांता के पास आकर धीमी आवाज़ में कहना शुरू किया। मेम साहब, यह कमरा आदर्श साहब के बड़े भाई साहब का है। उन दोनों की उम्र में 3 साल का फ़र्क था, लेकिन प्यार वे पिता की तरह ही करते थे आदर्श साहब को। आपको पता होगा कि साहब के माँ पिताजी को गुजरे कई साल हो चुके हैं।
बड़े भाई ने अपने पिता का धंधा अच्छी तरह से संभाल लिया था। एक बार जब बड़े साहब काम के सिलसिले में देश से बाहर गए तो वहाँ पर एक अंग्रेज़ लड़की से प्यार कर बैठे। शादी भी कर ली थी दोनों ने। अंग्रेज़ मैडम डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, इसलिए साहब के साथ यहाँ नहीं आई थी। साहब वहाँ आते जाते रहते थे। एक साल बाद उनका बेटा भी हो गया था। बड़े ही प्यार से उन दोनों ने उनको पाला था। बड़े साहब बच्चे को यहाँ ले आए थे। यह बात आज से कोई 2.5-3 साल पहले की है। उस वक्त आदर्श साहब पढ़ाई कर रहे थे और मुंबई में ही रहते थे। जब पिछले साल अंग्रेज़ मैडम की पढ़ाई पूरी हुई तो बड़े साहब उनको हमेशा के लिए लाने विदेश गए थे। वहाँ पर बहुत बुरा हुआ मेम साहब। प्रेमा अपने सूट के दुपट्टे से आंसू पोंछ रही थी। शांता की प्रश्न भरी आंखें प्रेमा की ओर लगातार देख रही थी। मेम साहब बर्फ़ पर मौज मस्ती करते हुए अचानक साहब तेज़ी से फिसल गए और वे लड़खड़ाकर गिरे तो अंग्रेज़ मैडम भी गिर गईं, क्योंकि दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। लुढ़कते लुढ़कते दोनों नीचे तक आ गए और जब तक लोग अस्पताल ले जाते बहुत देर हो चुकी थी। साथ साथ हाथ पकड़े हुए वे दोनों चले गए इस दुनिया से। उनका बेटा कृष अब सुषमा दीदी के पास रहता है। शांता दिल थाम कर सब कुछ धीरे से आराम से सब सुन रही थी। रूंधे गले से प्रेमा का बोलना जारी था। मेम साहब, इस दुर्घटना के बाद जब सुषमा दीदी यहाँ आई थी तो कृष आदर्श साहब को देखकर उनसे लिपट गया और पापा पापा कहकर बुलाने लगा, क्योंकि बड़े साहब और छोटे साहब की शक्ल आपस में बहुत मिलती थी। ये देखो, प्रेमा ने पियानो पर ढका कपड़ा उठा दिया। पियानो की सतह पर एक पोस्टर के आकार वाली फ़ोटो चिपकी हुई थी, जिसमें आदर्श और उनके बड़े भाई एक दूसरे के गले में हाथ डाले हंसते हुए दिख रहे थे। दोनों का चेहरा एक दूसरे से इतना मिल रहा था कि किसी को भी जुड़वा होने का भ्रम हो जाए। मेम साहब, अभी आप कह रही थी ना कि मोबाइल के टाइम में भी ऐसे फ़ोटोज़ ये बड़े साहब ने पोस्टर बनवाने के लिए रखे हुए थे। बहुत शौक़ था बड़े बड़े फ़ोटो से उन्हें अपना घर सजाने का। प्रेमा आज जैसे एक एक बात बता देना चाहती थी शांता को। ओह अच्छा, एक बात बताओ, कृष्ण ने आदर्श से अपनी मम्मी के बारे में कभी कुछ नहीं पूछा क्या? शांता व्यथित होकर बोल पड़ी। नहीं, अपनी माँ के साथ तो वह तब तक ही रहा जब तक केवल 2 महीने का था। बताया था ना मैंने कि बड़े साहब ले आए थे उसे यहाँ पर। कभी कभी साहब के साथ जाता था, तभी मिलता था उनसे। वैसे भी वे 6 महीने की ट्रेनिंग पर थी और कहती थी कि अभी बच्चा मुझे मम्मी ना कहे सबके सामने। मुझे लगता है कृष कोई दीदी विदी समझता होगा शायद उनको। शांता सब सुनकर गहरी सोच में डूब गई। कुछ देर तक शांत रहने के बाद प्रेमा फिर से बोली, मेम साहब, जब आपका रिश्ता पक्का नहीं हुआ था और साहब आपसे मिलकर आए थे तो आपकी फ़ोटो साहब ने मुझे और मेरे पति को दिखाई थी। हमें उन्होंने आपके बारे में बताते हुए कहा था कि जानती हो प्रेमा, इनका चेहरा जितना भोला भाला लग रहा है, बातों से भी उतनी ही मासूम है। वैसे स्कूल में टीचर हैं, समझदार हैं। मेरे पास रुपए पैसे की तो कोई कमी है नहीं। मुझे ज़रूरत है तो उसकी जो मेरा साथ दे, मेरे अकेलेपन को दूर कर दे, जिसके सामने मैं अपने दिल का दर्द बयां कर सकूं। मैंने इनको तुम्हारी मेम साहब बनाने का फ़ैसला कर लिया है और जल्दी ही हम दोनों शादी भी कर लेंगे। शांता प्रेमा के शब्दों में अभी भी खोई हुई थी। प्रेमा के मेम साहब अब नीचे चलते हैं कहते ही वह गुमसुम सी सीढ़ियाँ उतरने लगी। प्रेमा के वापस चले जाने के बाद वह आदर्श के साथ लंच कर आराम करने अपने बेडरूम में आ गई। शांता को प्यार से अपनी ओर खींचते हुए आदर्श उससे बोला, रात में बहुत नींद आ रही थी तुम्हें, अब नहीं सोने दूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। शांता आदर्श के सीने पर अपना सिर रखकर बोली, कहो ना, कोई भी शर्त मानूंगा तुम्हारी। शांता के चेहरे से अपना चेहरा सटाकर आदर्श बोला, कोरोना के हालात ठीक होने के बाद हम दीदी के पास चलेंगे और अपने बेटे कृष को
हमेशा के लिए अपने साथ यहाँ पर ले आएंगे। आदर्श की सांस जैसे वहीं पर थम गई। प्रेमा ने बताया ना, भर्राए हुए गले से वह इतना ही बोल सका। शांता ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। आदर्श शांता को अपने सीने से लगाए खामोश होकर भी बहुत कुछ कह रहा था। शांता को प्रेम में डूबी हुई युगल की मूर्ति आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। मन ही मन वह कह उठी, बेकार नहीं, मनहूस नहीं, यह घर तो बहुत हसीन है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो वायदे के मुताबिक आप अब जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कहानी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और फिर रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।